गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले अंतवर्षीय खेती के प्रकार के बारे में। तो अंतवर्षीय खेती क्या होती है, इसके बारे में आप लोगों से चर्चा कर ली गई थी। इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि अंतवर्ती फसलें या सह खेती जो होती है वो क्या होती है, किस तरीके की होती है, उसके लाभ क्या होते हैं और किस तरीके के सह खेती को एक उदाहरण के स्वरूप बता सकते हैं कि कौन कौन सी खेती जो होती है सह खेती में होती है और किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। ये आप लोग को बता दिया गया था। जब भी दो फसल को हम सह खेती के रूप में लेते हैं तो उनके बीच में धन का निशान लगाकर हम उसको लिखते हैं। जैसे कि गेहूं को चना के साथ सह खेती के रूप में लिया जाता है तो गेहूं धन चना करके उसको लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग को बताया गया था कि अंतवर्षीय फसलें या सह खेती होती क्या है। एक बार फिर मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि अंतवर्षीय फसलें और सह खेती होती क्या है। जो अंतवर्षीय और सह खेती अंतवर्षीय जो फसलें होती, किसी फसल की दो लाइनों के बीच जब हम दूसरी फसल को उगाने का कार्य करते हैं तो या बोते हैं, वही आपका क्या कहलाती है, सह खेती कहलाती है। ठीक है, वही आपका क्या कहलाती है, सह खेती कहलाती है और इसे हम धन के चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। इससे पहले आप लोग को उसके लाभों के बारे में बताया गया था। ठीक है, और उनके कुछ उदाहरण के भी बता दिया गया था। जैसे कि ज्वार प्लस सोयाबीन हम बोते हैं सह खेती के रूप में। ज्वार प्लस अरहर होता है, मक्का सोयाबीन होता है, अरहर प्लस मूंग, कपास धन अरहर, कपास धन मूंगफली, गन्ना धन चना, बाजरा धन लोबिया, गेहूं धन चना, गेहूं धन सरसों। तो ये जितने भी आप लोग का भी नाम बताया गया है ये सभी सह खेती के तहत लेने वाले फसलें हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग को मैं अंतवर्षीय खेती के प्रकारों के बारे में बताने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ी सी जानकारी उनके सिद्धांतों के बारे में देना चाहूँगा। जिसमें इनके सिद्धांत जो होते हैं, इसमें क्या होती है, जब बगीचों में इन फसलों को लिया जाता है तो इन फसलों का जो स्थान होता है उसे हमें गौण रखना चाहिए। उसे हमें क्या रखना चाहिए, गौण रखना चाहिए। फसल की ऐसी लेनी चाहिए जिनकी वृद्धि कम हो। फसल हमें ऐसी लेनी चाहिए, नहीं फसलों का चयन हमें ऐसे करना चाहिए जिनकी वृद्धि क्या हो, कम हो। मुख्य फसल से अधिक लंबी फसल नहीं उगानी चाहिए। ठीक है, मुख्य फसल जब भी हम लेते हैं तो उसे अधिक लंबी फसल नहीं उगानी चाहिए। अगर हम उसे अधिक लंबी फसल लेते हैं तो जो मुख्य फसल होती है उसको नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद है आपका अंतरा सस्य वाली फसलों को मुख्य पौधों से कुछ दूरी पर लगाना चाहिए। अंतरा सस्य वाली फसलों को, जो बीच में अंतर रखने वाले फसलें होते कुछ दूरी पर होते हैं, तो इन तरीके के फसलों को मुख्य पौधों से कुछ दूरी पर और लगाना चाहिए। ठीक है, ये हो जाती है उसके सिद्धांत। उसके बाद होते हैं अंतर सस्य वाली जो फसलें होती हैं, फसलों की जो मांग होती है मुख्य फसलों जैसे होनी चाहिए। जैसे कि पानी, खाद, गुड़ाई, निकाई ये आदि जो कार्य करते हैं ये होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ध्यान रहे अंतर सस्य वाली जो फसलों की मांग है यदि मुख्य फसल से कम रहे तो और भी अच्छा होना चाहिए। यानी हमें कुछ बातें ध्यान में रख कर अंतवर्षीय फसलें जो होती है उनको लेनी चाहिए। मतलब सस्य वाली जो फसलें होती है, अंतर सस्य वाली जो फसलें होती है, उनकी यदि मांग यदि मुख्य फसल से कम होती है तो हमें और अच्छा लाभ होगा। अंतर सस्य वाली जो फसलें होती है उनकी जड़ें मुख्य फसल की जड़ों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। अंतर सस्य वाली जो फसलें होती है उनकी जो जड़ें होती हैं मुख्य फसलों की जड़ों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। तो ये हुई कुछ सिद्धांत जो अंतवर्षीय फसलों के तहत ली जाती है। इसके बाद हम आगे पहुंचते हैं अंतवर्षीय जो खेती के प्रकार है उनके बारे में पहुंचते हैं। तो अंतवर्षीय प्रकार अलग अलग तरीके से, बहुत तरीके से किया गया, जिसमें आप लोग को यहाँ बताया गया। जिसमें से पहला आप देख सकते हैं समांतर फसल। ठीक है, समानांतर फसल पहला क्या है आपका, समानांतर फसल आप देख सकते हैं। दूसरा आप देख सकते हैं सहचर रूप में फसल उगाना या सहचर खेती कहलाती। तीसरा आपका सिनर्जेटिक खेती और चौथा आपका है बहुमंजिली फसल उगाना। चौथा आपका क्या है, बहुमंजिली फसल उगाना। तो ये जो है ये अंतवर्ती खेती के प्रकार कहलाते हैं। पहला बताना चाहूँगा कि समानांतर फसल उगाना किस तरीके से होता है। तो समानांतर फसल वे फसल होती है जिसमें एक साथ दो ऐसी फसल को लेना जिनके विकास का ढंग अलग अलग तथा उनके बीच कोई भी प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ क्या बोला गया, शून्य प्रतियोगिता की परिस्थिति हो। ठीक है, उनके बीच में जब भी हम दो इस तरीके के फसलों को लेते हैं तो उनके जो विकास का ढंग है वो अलग अलग होता है और उनके बीच में कोई भी प्रतियोगिता नहीं होती, कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। दोनों फसल जो होते हैं एक दूसरे के बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, वो समांतर फसल
उगाना कहलाता है, यानी उसे हम समानांतर फसल उगाना कह सकते हैं। ये जो फसलें होती है एक दूसरे की उत्पादन क्षमता का प्रतिकूल असर नहीं डालती है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। जब उनके बीच में शून्य प्रतियोगिता होती है, उनके बीच में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, तो वो एक दूसरे जो फसल होते हैं उनकी उत्पादन क्षमता पर प्रतिकूल असर नहीं डालती है। ठीक है, ना ही उसमें कोई प्रतिस्पर्धा होती है, ठीक है, ना ही उसमें कोई क्या बोला जा सकता है कि एक की जो उत्पादन क्षमता है दूसरे फसल की उत्पादन क्षमता को कोई असर डालती है। ठीक है, इसके आगे है जैसे कि हम गन्ना लेते हैं, अरहर है, कपास है, मक्का आदि है ना। तो इस तरीके की जो फसल होते हैं इन फसलों को लेकर हम समांतर फसल का कार्य कर सकते हैं। ये जो फसलें होती हैं प्रायः कतारों में 50 से 70 सेंटीमीटर के फासले पर बोई जाती है और जो शुरू की अवस्था में अगल बगल से कम बढ़ती है। शुरू की अवस्था में क्या होती है, जब इसको बोया जाता है तो इसकी जो वृद्धि दर होती है धीरे धीरे बढ़ने लगती है। इसकी वृद्धि दर जो होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है, यानी उसके अगल बगल जो होती है वो कम बढ़ती है और ऊपर की ओर बढ़ने का स्वभाव रखती है, यानी ये सीधे तौर पर सीधी बढ़ने लगती है। ठीक है, साथ ही 80 से 100 दिन की अवस्था तक इनकी वृद्धि जो होती है धीमी रहती है। 80 से 100 दिन तक इनकी जो अवस्था होती है वो क्या रहती है, धीमी रहती है। आपको जैसे सिद्धांत में बताया गया कि मुख्य फसल से अधिक लंबी फसल नहीं उगानी चाहिए और फसल ऐसी लेनी चाहिए जिनकी वृद्धि कम हो। तो फसल ऐसी लेनी चाहिए जिनकी वृद्धि कम हो। तो ये उसी तरीके के पौधों में आती है कि इनकी जो अवस्था होती है, वृद्धि की अवस्था होती है और 80 से 100 दिन की अवस्था तक ही मतलब धीमी गति से बढ़ने लगती है। इस अवधि पर वह बीच में पड़े फसलें में अन्य फसलें जैसे हम मूंग, उर्द, लोबिया, सोयाबीन ले सकते हैं। उदाहरण स्वरूप अरहर के साथ मूंग या उर्द को लेना यह भी सह खेती का ही एक स्वरूप है। यानी जब ये 80 से 100 दिन के बीच में इनकी जो वृद्धि होती धीमी रहती है तो इस अवधि में हम उनके बीच कुछ फसलें ले सकते हैं, है ना, जिसमें अभी मैंने बताया कि मूंग है, उर्द है, लोबिया है, सोयाबीन है। तो ये इस तरीके की फसलों को हम बीच में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। और उदाहरण स्वरूप हम अरहर के साथ मूंग या उर्द को भी ले सकते हैं। ये आपका क्या कहलाती है, सह खेती का ही स्वरूप होती है, यानी यह भी आपका सह खेती कहलाती है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है समानांतर फसल को उगाना। इस तरीके से आपका क्या हो जाता है, समांतर फसल को उगाना। नेक्स्ट आपका है दूसरा, आप देख सकते हैं सहचर रूप में फसल उगाना या सहचर खेती करना। ठीक है, सहचर रूप में फसल उगाना या सहचर खेती करना, यह अंतर्वर्ती या सह खेती से मिलती जुलती है। इस तरीके की जो फसल होते हैं ये अंतर्वर्ती या सह खेती से मिलती जुलती रहती है और इस खेती में एक फसल दूसरी फसल की पैदावार पर असर नहीं डालती। जिस तरीके से समानांतर फसल में जब दो फसल को लिया जाता है तो उनके बीच में कोई भी शून्य प्रतियोगिता नहीं होती है, उसी तरीके से ये भी जो फसल है इनके बीच में कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है, ना ही एक फसल दूसरी फसल की पैदावार पर कोई असर डालती है। अर्थात दो फसलों की पैदावार शुद्ध फसल के बराबर मिल जाती है। यानी हमें जब भी इस तरह की खेती करते हैं तो दोनों फसलों से पर्याप्त मात्रा में वृद्धि, उत्पादन क्षमता जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है आपका सहचर रूप में फसल उगाना है, सहचर खेती। ठीक है, सहचर रूप में फसल उगाना यह क्या होती है, सहचर खेती। इसके उदाहरण स्वरूप हम गन्ना के साथ गेहूँ, सरसों को भी क्या कर सकते हैं, सहचर रूप से फसल उगाना या सहचर खेती के रूप में हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। यानी गन्ना के साथ हम गेहूं को उगा सकते हैं या सरसों को भी हम क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं, उसके बुआई का कार्य कर सकते हैं। तो ये हुई आपकी सहचर रूप में फसल उगाना या सहचर खेती। ये देख सकते हैं समानांतर फसल में जिस तरीके से कार्य हो रहा है उसी तरीके से सहचर रूप से फसल उगाना या सहचर खेती में भी कार्य होता है। ठीक है, और ये भी एक सह खेती के तहत मिलती जुलती प्रक्रिया के रूप में होती है और इनमें जो भी फसल उगाया जाता है वो दोनों फसलों में बिल्कुल भी प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और दोनों फसल की जो पैदावार होती है एक दूसरे पर असर नहीं डालती है और पैदावार जो होती है हमेशा शुद्ध फसल के बराबर मिल जाती है। नेक्स्ट है आपका देख सकते हैं सिनर्जेटिक खेती।
सिनर्जेटिक खेती मतलब इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सिनर्जेटिक क्रॉपिंग। यह भी फसल जो है वो सब फसल से विकसित की गई है, ठीक है, यानी सह खेती से विकसित की गई फसल है जिसके मुख्य फसल के रूप में तथा गौण फसल दोनों की उपज अलग अलग शुद्ध फसलों की उपज की तुलना में बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। ये जो फसल है सिनर्जेटिक खेती, ये भी सह खेती से ही विकसित की गई है जिसमें मुख्य फसल प्रिंसिपल क्रॉप तथा गौण फसल सेकेंडरी क्रॉप दोनों की उपज जो होती है अलग अलग शुद्ध फसलों की उपज की तुलना में बढ़ जाती है। अलग अलग शुद्ध फसलों की उपज की तुलना में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें हम बरसीम के साथ सरसों को ले सकते हैं, गन्ना के साथ आलू को ले सकते हैं, या इस तरीके की बहुत सारे ऐसे जो फसल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, फसलों को लेकर सह खेती यानी सिनर्जेटिक खेती कर सकते हैं। ऐसी फसलों को ऑगमेंटिक फसल है ना भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या बोला जाता है, इस तरीके की जो फसल होती है सिनर्जेटिक फसल होती है उसको हम ऑगमेंटिंग फसल भी कहते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं आपका बहुमंजिली फसल उगाना। क्या है आपका बहुमंजिली फसल उगाना। तो बहुमंजिली फसल कैसे होती है, नाम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा। बहुमंजिली का मतलब जो एक सीधे तौर पर ऊंचाइयों विभिन्न ऊंचाइयों के साथ बड़ा उसकी जो बाड़ होती है लगातार बढ़ती रहती है और एक मंजिल नुमा आकार से वो क्या होती है, बढ़ती रहती है और उसी कारण उसको नाम दे दिया गया है बहुमंजिली फसल। इसी कारण उसको क्या नाम दे दिया गया है, बहुमंजिली फसल। तो इसमें आगे मैं पढ़कर बताना चाहूँगा कि विभिन्न ऊंचाई और बाड़ वाली जो फसलें होती है वो 3-4 फसलें साथ साथ उगाना ही बहुमंजिली फसल कहलाती है। ठीक है, क्या बोला गया है, विभिन्न ऊंचाई और बाढ़ का मतलब क्या होती है, निरंतर एक लंबाई के तहत सीधे तौर पर बढ़ने वाली जो फसल होती है उसकी जो ऊंचाई होती है बहुत लंबी होती है, इसलिए उसको नाम दे दिया गया है बाढ़ या ऊंचाई वाले पौधे यानी बहुमंजिली फसल के रूप में नाम दे दिया गया है। अर्थात विभिन्न फसलें जो होती है दूर से ऐसी हमें दिखाई प्रतीत होती है जैसे कि बहुत बड़ी मंजिल या इमारत खड़ी हो, बहुत बड़ी मंजिल या इमारत खड़ी हो, यानी वो जो फसल होती है दूर से आपको एक इमारत नुमा आकृति की दिखाई देती है। ठीक है, इमारत नुमा आकृति की क्या होती है, दिखाई देती है। सामान्यतः बागवानी वाली फसलों में इसका प्रयोग होता है ना। सामान्यतः इसका प्रयोग कहाँ होता है, बागवानी वाली फसलों में इसका प्रयोग होता है। और जैसे हम देख सकते हैं कुछ पौधों का हम नाम लेना चाहेंगे, जैसे नारियल आप देखे होंगे, है ना, काली मिर्च है, कोको है, अनानास है, ये जो जितनी भी फसलें हैं ये क्या होती है, बहुमंजिली फसलों के तहत आती है। और ये जो फसलें हैं दक्षिण भारत में अधिकाय में इसको उगाने का कार्य किया जाता है, इस फसल के उत्पादन करने का कार्य किया जाता है। यूकेलिप्स जो आप देखते हैं, नेक्स्ट है आपका यूकेलिप्स यानी पपीता, बरसीम, ये जो पौधे होते हैं उत्तरी भारत में, ठीक है, बोने का कार्य किया जाता है, फसलों को लेने का कार्य किया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे फसलों को एक साथ लेना है ना, और एक ऊंचाई और बाढ़ के तहत लेना ही आपका क्या कहलाती है, बहुमंजिली फसल कहलाती है। आप नीचे देख सकते कुछ पौधे यहाँ दिखाई दिए होंगे आपको, है ना, देख सकते हैं आप नारियल के दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, कुछ कोको का, कुछ अनानास आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक अनानास को दिखाया गया है। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं इसकी बाढ़ को आप देख सकते हो, इसकी ऊंचाइयों को देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे जो फसल होते हैं जिसकी लंबाई लगातार बढ़ती रहती है और एक इमारत नुमा ऊंचाई तक बढ़ती रहती थी, इसीलिए इन तरीके के फसलों को हम बहुमंजिली फसल या ऊंचाई वाली फसलें कह सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, बहुमंजिली फसलें को उगाना। तो इस तरीके से हम बहुमंजिली फसलों को उगा सकते हैं। आगे आप पढ़ सकते हैं, इसमें हमारे पास खेती योग्य भूमि सीमित है, इसलिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारे ये प्रयत्न होने चाहिए कि कृषि भूमि की हर इकाई की क्षमता का भरपूर उपयोग हो। ठीक है, ये सही बात है कि हमारे पास जो खेती योग्य भूमि है वो सीमित होती है। ठीक है,
कि कई लोग खेती का कार्य करते हैं, कई किसान खेती का कार्य करते हैं तो उसके पास एक सीमित जगह होती है। तो इसलिए कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए हमारी जो प्रयत्न होने चाहिए, बहुत अधिक प्रयत्नशील कार्य को हमें करना चाहिए। यानी उसमें ऐसे पौधों को लेना चाहिए जिससे हमें वर्ष भर आमदनी होती रहे, अच्छी खासी उपज होती रहे। तो इस तरीके के पौधों को हमें क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए। हमारी सीमित भूमि के तहत ऐसे फसलें लेनी चाहिए ताकि हमें उससे अच्छी खासी कमाई हो सके, यानी अच्छी खासी आमदनी हो सके। ठीक है, तो किसी भूमि की हर इकाई की क्षमता का भरपूर उपयोग हो सकता है और सिंचाई की अधिक सुविधा, भूमि प्रबंध और अन्य उन्नत तरीकों के साथ बहुफसली खेती तथा उर्वरकों का सघन प्रयोग कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। कार्य में ये जो होती है, ये सभी जो कार्य होती है हमें इसमें मदद मिल सकती है। बहुफसली खेती की सफलता उर्वरकों के सघन प्रयोग तथा अन्य आवश्यक उत्पादनों और उचित फसल चक्रों का भूमि की उर्वरता उचित स्तर पर रखने पर निर्भर करती है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला जा रहा है। जो उर्वरक होते हैं उनके सघन प्रयोग से अन्य आवश्यक उत्पादनों और उचित फसल चक्रों द्वारा भूमि की उर्वरता उचित स्तर पर रखने पर निर्भर करती है। यद्यपि हम बोल सकते हैं कि बहुफसली खेती हमारे किसी जीवन का एक अंग बन चुकी है। ठीक है, वो फसलें जो खेती होती है हमारे किसी जीवन का एक अंग बन चुकी है। लेकिन सिंचाई, उर्वरक के प्रयोग आदि की सिफारिश भी अभी भी एक फसली पद्धति के अंतर्गत अलग अलग फसलों के लिए ही है। यानी कई जो किसान होते हैं उनके पास उचित सुविधा नहीं होती है। एक ही फसलों के लिए ही एक नियमित सुविधा होती है जिसमें हम एक फसली पद्धति के अनुसार हम फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो यहाँ इसलिए बोला गया है कि लेकिन सिंचाई उर्वरक के लिए कृषि प्रयोग आदि की सिफारिश अभी भी एक फसली पद्धति के अंतर्गत अलग अलग फसलों के लिए है। इसलिए कृषि जो वैज्ञानिक हैं इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वे देश के विभिन्न भागों को अपनाए जाने वाले फसल चक्र के लिए उन्नत कृषि तकनीकी को विकसित करें, ताकि हम जब भी बहुफसली खेती का कार्य करें तो हमें वो सारी सुविधा हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, हमें वो सारी सुविधा क्या हो सके, प्राप्त हो सके। ठीक है, यह बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ये क्या है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यद्यपि इस दिशा में कृषि विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं में कार्य हो रहे हैं। यानी सरकार जो है इस तरीके के जो कार्य है उसको सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न जो कार्यशालाएं हैं, विश्वविद्यालय हैं, कृषि विश्वविद्यालय है, अनुसंधान है, संस्था है, इनमें इनके लिए कार्य कर रहे हैं और काफ़ी हद तक अच्छे परिणाम हमें मिल रहे हैं। आज के आधुनिक युग में हमें ऐसे बहुत सारे सुविधाएं जो होती है फसलों के लिए दी जाती है। ठीक है, आप खुद देख सकते हैं कि हमें विभिन्न तौर पर बहुत सारे ऐसे मतलब आज के किसान जो है अलग अलग फसलों को लेके भी जागरूक हो रहे हैं, अलग अलग फसलों को लेके भी क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। इस तरीके से जो कृषि विश्वविद्यालय है, अनुसंधान है, संस्था है, ये भी हमें काफ़ी हद तक क्या करती है, मदद करने का कार्य कर रही है और इससे हमें अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। भारत की जो आबादी है वो 40,000 प्रतिदिन की दर से बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कि जो भारत की आबादी है 40,000 प्रतिदिन की दर से क्या हो रही है, बढ़ रही है। और इस बढ़ती हुई आबादी की खाद्य की पूर्ति, ठीक है, और वस्त्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल एक ही उपलब्ध साधन है। क्या है, केवल एक ही उपलब्ध साधन है जो खेती योग्य भूमि का अधिक सघन प्रयोग करके अधिक उपज ली जाए। ठीक है, यह एक ही साधन है जिसमें हम खेती योग्य जो भूमि होती है उसका अधिक सघन प्रयोग करके अधिक उपज ले सकते हैं। सघन खेती के लिए ऐसे प्रबंध तथा तरीकों की ज़रूरत होती है जिससे किसी भी हालत में मिट्टी के गुणों का ह्रास ना हो। ठीक है, हम जब भी इस तरीके की फसल लेते हैं, सघन खेती करते हैं
तो आपको ध्यान देना होता है कि खेती योग्य भूमि का अधिक सघन प्रयोग करके अधिक उपज हम जब भी लेते हैं तो सघन खेती के लिए ऐसे प्रबंध या तरीकों की ज़रूरत होती है जिससे कि किसी भी हालत में मिट्टी के गुणों का ह्रास ना हो। बहुफसली खेती में नाइट्रोजन, फास्फोरिक एसिड, पोटास की प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 500 से 900 किलोग्राम तत्वों का अवशोषण होता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, इस पद्धति द्वारा कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, उसके पैदावार को बढ़ाने के लिए ये जो क्रियाएं होती है आसान होती है, बढ़ाने के लिए संभावना बहुत अधिक होती है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं होती है वे प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर 10 टन अनाज की पैदावार आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा है वे प्रति वर्ष क्या कर सकते हैं, 10 टन अनाज की पैदावार आसानी से ले सकते हैं। खेती की ऐसी पद्धतियों का विकास हो चुका है जिनसे साल में 2 से 4 फसलें तक ली जा सकती है। 2 से 4 फसलें तक क्या की जा सकती है, ली जा सकती है। आज के आधुनिक युग में इस तरीके की पद्धतियों का विकास कर लिया गया है जिसके तहत हम 2 से 4 फसलों को भी आसान तरीके से कुछ सुविधा अगर हमें प्राप्त हो जाते हैं तो हम उन फसलों की बुआई का कार्य कर सकते हैं। पुराने समय में शहर के किसान वर्ष में 3 से 4 फसल उगाते चले आ रहे हैं और जबकि ग्रामीण अंचल में इसके प्रसार की आवश्यकता होती है। क्या है, शहर के जो किनारे होते हैं वो पहले से ही 3 से 4 ऐसे फसल होते हैं जिसको उगाते चले आ रहे हैं। मतलब एक की कटाई करने के बाद दूसरी फसल, दूसरी कटाई करने के बाद तीसरी, तीसरी कटाई करने के बाद चौथी फसल, इस तरीके से वो क्या कर रहे हैं, निरंतर 3 से 4 फसलों को लेते ही रहते हैं। और जबकि ग्रामीण अंचल के जो होते हैं इनमें प्राय एक ही फसलों को लिया जाता है और साल में एक ही फसलों की बुआई करके उसकी उत्पादन क्षमता के लिए कार्य किया जाता है। तो यहाँ हमें एक से अधिक फसलों को लेने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण अंचल है, उसमें जाकर हमें किसानों को क्या करना चाहिए, उसको संबोधित करनी चाहिए, उसको थोड़ा थोड़ा बताने चाहिए, उसके बारे में जानकारी देनी चाहिए ताकि वो भी 3 से 4 फसलों को लेकर उनकी जो फसल की सुविधा अनुसार, सिंचाई की व्यवस्था के अनुसार उन फसलों की बुआई या उगाने का कार्य कर सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है कि उनके बीच में इनका जो प्रसार है वो हो। ठीक है, इनका जो प्रसार है वो हो। ठीक है, तो इसकी परिभाषा एक दी गई है जिसको मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। एक वर्ष में एक ही खेती में 2 या 2 से अधिक फसलों उगाना ताकि शस्य सघनता बढ़ जाए वह बहुफसली खेती कहलाती है। जो बहुफसली खेती है उसकी परिभाषा यहाँ दी गई है जिसको मैं पढ़कर बताना चाहूँगा। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनेंगे कि एक वर्ष में एक ही खेती में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना, एक ही वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाना ताकि शस्य सघनता बढ़ जाए वह बहुफसली खेती कहलाती है, जिससे प्रति इकाई क्षेत्र तथा प्रति इकाई समय में अधिकतम उपज प्राप्त हो जाए। प्रति इकाई क्षेत्र और प्रति इकाई समय में हमें क्या प्राप्त हो, अधिकतम उपज प्राप्त हो सके। ठीक है, तो ये हुई इसकी परिभाषा। बहुफसली खेती की प्रारंभिक आवश्यकताएं निम्नलिखित से दी गई है। हम आपको बताना चाहेंगे जो बहुफसली खेती होती है उसको अपनाने के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक आवश्यकताओं की हमें ज़रूरत होती है। जैसे कि पहला है आपका सिंचाई की समुचित व्यवस्था होना। अब हम बहुवर्षीय फसलों को बुआई करने का कार्य कर रहे हैं, उगाई करने का कार्य कर रहे हैं, तो हमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता जो होती है वो सिंचाई की समुचित व्यवस्था होती है। यानी हमें सिंचाई की समुचित व्यवस्था करना अति आवश्यक होता है। चूँकि वर्ष में लगातार फसलें प्रति इकाई क्षेत्र से ली जाती है, अतः किसान के पास कम समय खाली मिल पाता है। यानी किसान के पास बहुत ही जो खाली समय होता है बहुत ही कम मिल पाता है और कभी भी अपनी फसल के लिए पानी की ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए ऐसी स्थिति में उसके पास सुनिश्चित सिंचाई का साधन हो, अन्यथा उपज क्या हो जाती है, धीरे धीरे घट जाती है। यानी हमें अगर सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होता, हमारे पास सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होती है तो हमारे जो फसल है धीरे धीरे उनकी जो उपज की मात्रा होती है वो निरंतर घटने लगती है। इसलिए बहुफसली खेती की प्रारंभिक आवश्यकताओं में सबसे महत्वपूर्ण जो आवश्यकता है वो सिंचाई की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खेती के साधनों
जैसे खाद, बीज, दवाइयों की उपलब्धता। तो समय पर तथा उचित मात्रा में खाद, बीज एवं बीमारी तथा कीट की सुरक्षा हेतु रासायनिक दवाइयों का उपलब्ध हो ताकि फसल लेने में आसानी हो, ताकि हमें फसल लेने में क्या हो, आसानी हो। तो ये भी बहुत अति आवश्यक है। जब भी आप कोई भी कार्य करते हैं, बहुफसली खेती के बात नहीं है, आप अगर दूसरी खेती के बारे में भी बात करते हैं, दूसरी खेती के बारे में भी आप चर्चा करते हैं, तो वहाँ भी आपको इस तरीके से समुचित उसकी सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए। खेती के कुछ साधन जैसे खाद, बीज, दवाई, इनकी भी समुचित क्या होती है, आवश्यकता होनी, व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि ये जो होती है ये प्रारंभिक आवश्यकता के तहत आती है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि समय समय पर उचित मात्रा में खाद, बीज, बीमारी तथा कीट की सुरक्षा होती है और रासायनिक दवाइयाँ जो होती है वो उपलब्ध हो ताकि फसल लेने में आसानी हो और उसकी जो उपज हो उसमें वृद्धि करने में भी आसानी हो। शीघ्र फसलों को लेना, फसल ऐसे लेनी चाहिए जिसमें फसलें कम अवधि वाली हो, ठीक है, जिसमें फसलें जो होती है कम अवधि वाली, यानी उसका चयन इस तरीके से करनी चाहिए कि फसल के जो बीज हैं ऐसे हो जो शीघ्र फसल तैयार कर दे। और ऐसा करने से बहुफसली खेती में असुविधा नहीं होगी, ऐसा करने से बहुफसली खेती में क्या हो, असुविधा नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ बोला गया है कि शीघ्र फसलों को लेना, ठीक है, इसलिए यहाँ क्या बोला गया, शीघ्र फसलों को लेना ताकि उसमें जो बहुफसली खेती है उसकी असुविधा ना हो, ठीक है। किसान को हर फसल तथा फसल क्रम हेतु शस्य क्रियाओं जैसे खाद, पानी देने का पर्याप्त ज्ञान हो, यानी किसान जब भी खेती का कार्य करते हैं उनको उसकी उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए उसकी प्रारंभिक आवश्यकताओं के बारे में पूर्णतः जानकारी होनी चाहिए, यानी खाद्य कब डालना है, पानी कब देनी है, ठीक है, इसकी उसके पास पर्याप्त ज्ञान होनी चाहिए। नई फसलों की खपत तथा बिक्री का प्रबंध हो, इसके लिए बाजार का पास होना आवश्यक है। कुशल कृषि मजदूर एवं प्रबंधकों की आवश्यकता पड़ती है ताकि यह सघन खेती सफल हो सके। जीवांश वाली खादों, गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद के प्रयोग हेतु फार्म पर पशु भी हो ताकि ऐसी खादों को भूमि के समय अनुसार हम क्या कर सके, दे सके, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं किसानों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। किसानों को आवश्यकता अनुसार प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वो विशेष तौर पर बहुफसली खेती या विभिन्न तौर से खेतियों के लिए जागरूक हो सके कि उनको कितने समय में और कौन कौन से समय में कितनी मात्रा में खाद्य, पानी या अन्य आवश्यकताओं की जो चीज़ है फसलों को दी जानी है उसकी जानकारी हो सके। नेक्स्ट आपका है किसानों के पास बहुफसली खेती के लिए आवश्यक उपकरण होना चाहिए। किसानों के पास बहुफसली खेती के लिए क्या होनी चाहिए, आवश्यक उपकरण होनी चाहिए, है ना। किसानों के पास बहुफसली खेती के लिए क्या होनी चाहिए, आवश्यक उपकरण होनी चाहिए। ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रारंभिक आवश्यकताओं के तहत आती है, ठीक है, कि बहुफसली खेती के लिए उनके पास जो खेती का जो उपकरण होता है, खेती योग्य उपकरण होता है, वो होना अति आवश्यक है। तो ये हुई आपका बहुवर्षीय खेती की प्रारंभिक आवश्यकता है। बहुवर्षीय खेती की क्या है, ये प्रारंभिक आवश्यकता है। और इस तरीके से ये जो बहुवर्षीय खेती है उसके बारे में ही आपको जानकारी मिल गई। ये इस तरीके से ये जो खेती है इसको हम बोल सकते हैं बहुवर्षीय खेती, या हम बोल सकते हैं कि एक वर्ष में एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना ताकि शस्य सघनता बढ़ जाए। यह बहुफसली खेती कहलाती है जिसके प्रति इकाई क्षेत्र तो प्रति इकाई समय में अधिकतम उपज प्राप्त हो सके। तो ये हुई आपका आज के टॉपिक में अंतवर्षीय खेती के प्रकार, ठीक है, जिसके तहत आप लोग को बताया गया समानांतर फसल उगाना, सहचर रूप से फसल उगाना या सहचर खेती, सिनर्जेटिक खेती या बहुमंजिली फसलें। उसके बाद आप लोग को बताएगा बहुफसली खेती। बहुफसली खेती क्या होती है इसके बारे में भी आप लोग को जानकारी दी गई कि बहुफसली फसलें किस तरीके से होती है, ठीक है। बहुफसली खेती मतलब आप तो अच्छे से समझ गए होंगे कि बहुफसली खेती मतलब एक साथ एक से अधिक फसलों को लेकर उगाना या बोने का कार्य करना। उगाना या क्या करना, बोने का कार्य करना आपका क्या कहलाती है, एक बहुफसली खेती कहलाती है।
ठीक है। बहुफसली क्या कहलाती है? खेती कहलाती है। उनके बारे में आप लोग को प्रारंभिक आवश्यकताओं के बारे में भी बता दिया गया। इससे पहले भी जो चैप्टर पढ़े उसमें इस तरह की जो प्रारंभिक आवश्यकता है उसके बारे में आप लोग से साथ चर्चा की गई थी कि किस तरीके से जब भी हम खेती का कार्य करते हैं तो हमें विभिन्न तौर पर ये जो सुविधा है उनकी व्यवस्था है उनकी हमें समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। जो आवश्यकताएँ हैं उनकी हमें क्या करनी चाहिए? समुचित व्यवस्था करनी चाहिए। तो आज का हमारा टॉपिक हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।